हेलो एवरीबॉडी। हम विद्युत रसायन फर्स्ट के अंदर विद्युत अपघटनी चालन लेके चल रहे थे, जिसमें हमने चालकता, विद्युत चालकता के रूप में प्रतिरोध, सेल स्थिरांक, विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकता के मध्य संबंध या विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध के मध्य संबंध, विशिष्ट चालकता और चालकता के मध्य संबंध की प्रक्रिया पढ़ ली थी। इसके अंदर हमने ये निम्न फॉर्मूलेज काम में लिए थे, जिसमें पहला था E बराबर IR, जो कि ओम की नियम के द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जिसको हम कहते हैं ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो I विद्युत धारा और R प्रतिरोध का गुणनफल उस दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं, जिसमें E विद्युत वाहक बल, I विद्युत धारा और R प्रतिरोध कहलाता है। इसी के अलावा एक संबंध और लिया था हमने, प्रतिरोध होता है विशिष्ट प्रतिरोध तथा L/A के अनुपात के बराबर, जिसमें रोग के जो प्रदर्शित किया गया इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। L ये विद्युत अपघट्य विलयन में दो समानांतर रूप से व्यवस्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है तथा A किसी एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, जो कि हम चपटे इलेक्ट्रोड के रूप में काम में ले रहे हैं, और जो दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने और पैरेलल उपस्थित है। इसके अलावा इसी संबंध के अंदर हमने L/A जो कि किसी इलेक्ट्रोड के अंदर उपस्थित सेल को प्रदर्शित करते हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित किया गया है, इसके मध्य के विलयन के आधार पर हम इसको सेल कांस्टेंट G के द्वारा प्रदर्शित करें तो अगला संबंध ये आ जाता है, जिसमें दिया गया G सेल नियतांक कहलाता है, जो L/A के बराबर है, जिसमें L दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी तथा A एक चपटे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से एक और संबंध हमने लिया था नेक्स्ट में, इसी को व्युत्क्रम के रूप में प्रदर्शित किया था इस तरीके से, 1/ρ इक्वल टू R इधर लेके आ जाएं तो 1/R और इनटू है G। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है विशिष्ट चालकता K या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। 1/R अर्थात प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत अपघट्य चालकों के अंदर यहाँ पर C या कंडक्टेंस या विद्युत अपघट्य चालकता के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और G सेल नियतांक को दर्शाता है। और ये संबंध KCG के नाम से हम करमचंद गांधी जी के नाम से याद रख सकते हैं। तो KCG ये संबंध विद्युत अपघट्य चालकों के लिए दर्शाया जाता है। इसमें जितने भी मात्रक हमने काम में लिए हैं या जितने भी स्थिरांक या मान हमने काम में लिए हैं, उनके मात्रक भी आपको पता होने चाहिए। तो उसमें से सबसे पहले E लिया था, जो कि विभवांतर या EMF को प्रदर्शित करता है, मात्रक होता है वोल्ट या V कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। I विद्युत धारा है, एम्पियर A के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। R प्रतिरोध है, जिसको कि हम ओम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और या फिर इसकी जगह साइमन इनवर्स का उपयोग किया जाता है। G यहाँ पर सेल नियतांक है, जो L/A अर्थात लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात है। इसको अगर सेंटीमीटर के अंदर नापा जाए तो सेंटीमीटर इनवर्स इस G या सेल नियतांक के मात्रक को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो रो दिया गया है, इसका हम उच्चारण इस तरीके से करते हैं, रो कहलाता है, और ये रो विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध का यदि मात्रक यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए तो इस संबंध से हम मात्रक दर्शा सकते हैं, और ये मात्रक आता है साइमन्स इनवर्स और सेंटीमीटर के रूप में, या फिर ओम सेंटीमीटर के रूप में, या ओम मीटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा दिया गया C कंडक्टेंस या विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को प्रदर्शित करता है, जो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और इसके लिए हम मात्रक साइमन का उपयोग करते हैं, कैपिटल S के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और लास्ट में बचा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करता है, जो कि चालकता और सेल नियतांक के गुणनफल के बराबर है, और इसके यदि मात्रक को प्रदर्शित किया जाए तो ये साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से विद्युत अपघट्य चालन में इन सभी प्रक्रियाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद में इन सभी प्रक्रियाओं में विद्युत अपघट्य की मात्रा कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं की गई है,
और विलयन के आयतन के साथ में इसका प्रत्यक्ष संबंध प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी हम विद्युत अपघट्य विलयन प्रयुक्त करते हैं तो उसमें विलयन की सांद्रता के साथ में इन मानों का संबंध पता होना अनिवार्य है। इसके बिना हम तुल्यांक और मोलर चालकता या कोलरोस नियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट लेके चल रहा हूं, विशिष्ट चालकता जो के या कप्पा से प्रदर्शित की गई है वो विलयन के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के साथ किस या उसकी मात्रा के साथ किस तरीके से संबंधित होती है, ये अगला महत्वपूर्ण पार्ट है जो इसके अंदर हम लेके प्रारंभ करते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग यहाँ पर रहेगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। अब एनसीईआरटी के अंदर इसको सिर्फ चालकता के रूप में प्रदर्शित किया गया है और प्रतिरोधक जो आर से प्रदर्शित किया गया वो सामान्य प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के रूप में दर्शाया गया है और चालकता को चालकत्व के रूप में। तो अगर आप ध्यान रखें तो एनसीईआरटी के अंदर ये इस तरीके से नोटेशन किया गया है, जो आर दिया गया है इसको कहते हैं प्रतिरोध, जो रो से प्रदर्शित किया गया है इसका नाम दिया गया है प्रतिरोधकता। इसी तरीके से सी जो कंडक्टेंस दे रखा है इसको लिखा गया है चालकत्व। इसी तरीके से के विशिष्ट चालकता प्रदर्शित की गई है, इसको कहा जाता है सिर्फ चालकता। तो यहां आप देख सकते हैं चालकता शब्द विशिष्ट चालकता के लिए लिया गया है, लेकिन हम मात्रक के रूप द्वारा हम इसकी प्रकृति को पहचान सकते हैं। के का मात्रक जब भी या चालकता के रूप में के या विशिष्ट चालकता यहाँ पर लिखा गया है, इसी को एनसीईआरटी में चालकता के रूप में दर्शाया गया है। तो इनके नाम आपको सिर्फ ध्यान रखने हैं जो कि आप 12th के अंदर या पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको प्रतिरोधी कहा है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में काम में ले रहे हैं, इसके लिए चालकता शब्द काम में लिया गया है और इसके लिए हम विशिष्ट चालकता शब्द काम में ले रहे हैं। बाकी आप इनके जो संबंध दिए गए वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता या सामान्य चालकता जिसको कप्पा या के से प्रदर्शित किया गया है और इसका हम संबंध ले रहे हैं किसके साथ में, विलयन के साथ। विद्युत अपघट्य विलयन जो दिया गया है उसके साथ में इसका क्या संबंध है। तो इस प्रक्रिया को हम ऐसे प्रदर्शित करें, सूत्र हमने लिखा था K = C/G या फिर C/L/A के रूप में इसको दर्शाया गया था। तो इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, यहाँ पर विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर अगर मैं सेल को निर्मित करता हूँ तो सामान्य सेल इस तरीके से प्रदर्शित की जाती है जिसके दोनों इलेक्ट्रोड बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। ये प्लेट नुमा इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा प्लेट नुमा इलेक्ट्रोड है जो कि चालक तार से जुड़ा हुआ है और ये पूरा सेल विलयन के अंदर डूबा होना अनिवार्य है। इस तरीके से ये संरचना आपने बना रखी है। इस संरचना के अंदर इन दोनों इलेक्ट्रोड जो प्लेट नुमा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है इसको L से दर्शाया गया है और यहाँ पर जो प्लेट नुमा इलेक्ट्रोड दिया गया है इसकी लंबाई और चौड़ाई को x y से प्रदर्शित कर रहे हैं, जहाँ पर x और y का गुणनफल क्षेत्रफल a के रूप में दर्शाया गया है। यदि इस सेल में, अब ध्यान से देखना, यदि इस सेल के अंदर x = y = L तीनों का मान कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रयुक्त किया गया इलेक्ट्रोड है उसकी लंबाई चौड़ाई भी 1-1 सेंटीमीटर और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी भी यदि 1 सेंटीमीटर है तो इस 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के मध्य जो विलयन आएगा, इस सेल के बीच में जो विलयन होगा जिसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अर्थात 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इनके मध्य जो भी विलयन होगा उसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा और इसी को हम जनरली 1L के रूप में या 1 ml के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का यदि कोई सेल लिया गया है तो यहाँ पर L की जगह 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों का अनुपात भी 1 होगा। ऐसी स्थिति में K किसके बराबर हो जाएगा,
C के बराबर। यदि x बराबर y बराबर l बराबर 1 सेंटीमीटर है तो k किसके बराबर होगा? C के बराबर। अर्थात ऐसा सेल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड की लंबाई, चौड़ाई 1-1 सेंटीमीटर है, तो उस विलयन में उपस्थित सेल से ज्ञात किए गए चालकता का मान या C का मान विशिष्ट चालकता के बराबर होता है। और यदि K और C एक दूसरे के बराबर हैं तो हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, विलयन के आयतन के साथ में जोड़ के। विलयन के आयतन के साथ में कैसे? यदि मैं इस सेल के बीच में भरे गए विलयन की बात करता हूं तो चूंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है तो विलयन का आयतन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। अर्थात यहां पर विलयन के सापेक्ष यदि मैं विशिष्ट चालकता की बात करूं तो जो K लिया गया है ये वास्तव में 1 सेंटीमीटर क्यूब जो विलयन है उस विलयन की चालकता को प्रदर्शित करता है। चालकता अर्थात C। तो इस C का मान K के बराबर कब होगा? जब इलेक्ट्रोड के मध्य भरा गया विलयन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो वापस ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का उपयोग हम तुल्यांक और मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए करते हैं, जो कि विलयन की सांद्रता या विलयन के आयतन और चालकता के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो वापस देखें, ये सेल दिया गया है, सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है और आमने सामने के जो इलेक्ट्रोड हैं इनकी लंबाई, चौड़ाई भी 1-1 सेंटीमीटर है। तो इनके मध्य भरे गए विलयन का आयतन कितना होगा? 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के सेल स्थिरांक का मान 1 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। और ऐसी स्थिति में मैं L/A या G की जगह 1 लिख देता हूं तो K किसके बराबर हो जाएगा? K C के बराबर हो जाएगा। अर्थात इस 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के मध्य भरे हुए विलयन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यदि 1 सेंटीमीटर विलयन दिया गया है तो उस विलयन की चालकता को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो एक सिंपल सी प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या इसकी जगह हम इसको 1 मिलीलीटर लिख सकते हैं। विलयन या विद्युत अपघट्य विलयन की बात करें, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता यदि प्रदर्शित की जाए तो इस विलयन की चालकता कितनी हो जाएगी? ये चालकता कप्पा या K के बराबर होगी। इसी को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये यहां तक का पॉइंट यदि आपके बिल्कुल सटीक आ जाता है तो हम आगे तुल्यांक और मोलर चालकता को समझ सकते हैं और उसकी मात्रा के साथ में भी इसका संबंध जोड़ सकते हैं। तो अभी हमारे आयतन, विलयन के आयतन या विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन और चालकता के मध्य संबंध आ गया है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य विलयन है तो उसी की चालकता को हम क्या नाम देते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। और इसी को हम ऐसे लिखते हैं K = C × 1 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 सेंटीमीटर इनवर्स ये सेल नियतांक को प्रदर्शित करता है, लेकिन यदि हम विलयन के लिए कहें तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन को दर्शाता है। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता ही विशिष्ट चालकता है। ये ध्यान में रखते हुए हम अब मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता के साथ भी इसको जोड़ के प्रदर्शित कर सकते हैं। और विलयन के अंदर विद्युत अपघट्य की मात्रा और चालकता के मध्य संबंध। तो मैं अगली चर्चा ले रहा हूं, विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा व चालकता में संबंध। इम्पॉर्टेंट है और ये प्रक्रिया आपने वैसे पढ़ रखी है, लेकिन पहले विलयन के साथ, विलयन के आयतन के साथ संबंध ज्ञात कर लिया चालकता का।
अब विद्युत अपघटय की मात्रा के साथ में इसका संबंध लेते हैं। अब विद्युत अपघटय वास्तव में क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर आयनीकृत होकर के आयन उत्पन्न करते हैं उन्हीं को विद्युत अपघटय कहते हैं, जो कि प्रबल और दुर्बल दो प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर हम विद्युत अपघटय पदार्थ की जो मात्रा दी गई है, यहाँ मात्रा को हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। दोनों प्रकार की मात्राएं कौन कौन सी है? या तो हम विद्युत अपघटय पदार्थ की मात्रा को ग्राम तुल्यांक में दर्शाते हैं, ग्राम तुल्यांक में प्रदर्शित करते हैं, या ग्राम इक्विवेलेंट में प्रदर्शित किया जाता है, या फिर पदार्थ की मात्रा को हम मोल में प्रदर्शित करते हैं। दोनों प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। या तो हम पदार्थ की मात्रा को ग्राम तुल्यांक के रूप में दर्शाते हैं, जो कि आगे सांद्रता नॉर्मलता के साथ संबंध प्रदर्शित करेगी, या फिर विद्युत अपघटय की मात्रा को मोल के रूप में प्रदर्शित करें, जो आगे जाकर के मोलरता के साथ में इसका संबंध प्रदर्शित करेगी। और इन दोनों में यदि पदार्थ की मात्रा मोल में लेकर के विद्युत अपघटय विलयन की चालकता प्रदर्शित की गई हो तो इस चालकता को हम कहते हैं मोलर चालकता। ध्यान से रखना इसका, इसको हम कहेंगे मोलर चालकता, और प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा एम के द्वारा। आप कैपिटल लैम्डा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं स्मॉल लेटर में लैम्डा और एम लिख देता हूं। ये मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। और यदि मैं ग्राम तुल्यांक लेकर के चालकता प्रदर्शित करता हूं तो किसी विद्युत अपघटय के ग्राम तुल्यांकों युक्त दिए गए विलयन की चालकता की बात करें तो उस चालकता को हम यहाँ पर कहते हैं ग्राम तुल्यांक चालकता, या सिंपल में हम इसको तुल्यांक चालकता कहते हैं। और तुल्यांक चालकता को प्रदर्शित करने का तरीका वही है, लैम्डा से इसको प्रदर्शित करेंगे और लैम्डा के नीचे EQ लिख दिया जाता है, अर्थात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को प्रदर्शित करेगा, तुल्यांक चालकता को प्रदर्शित करेगा। तो अब वापस आप प्रक्रिया ध्यान रखें, पहले हमने सामान्य संबंध लिए, फिर हमने विलयन के आयतन के साथ चालकता का संबंध लिया। विलयन के आयतन और चालकता में संबंध विशिष्ट चालकता के रूप में जब प्राप्त हो जाए उसके बाद हम पदार्थ की मात्रा और चालकता के बीच संबंध लेते हैं, जिसमें तीनों चीजें आनी चाहिए, विलयन का आयतन भी और इसकी चालकता भी और साथ में इसकी मात्रा भी। और इन तीनों के संबंध के लिए हम पदार्थ की मात्रा यदि ग्राम तुल्यांक में लेकर के विलयन बना रहे हैं तो ज्ञात चालकता को तुल्यांक चालकता कहेंगे, और यदि मोल के रूप में विलयन या विद्युत अपघटय लेकर के विलयन बना रहे हैं तो उसकी चालकता को हम मोलर चालकता के रूप में लैम्डा एम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि ग्राम तुल्यांक पदार्थ की मात्रा दी गई है तो हम तुल्यांक चालकता के रूप में दर्शाएंगे, मोल के रूप में विद्युत अपघटय की मात्रा दे रखी है तो हम मोलर चालकता के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम नेक्स्ट में एक एक को परिभाषित करते हैं। पहले मैं लेके चल रहा हूं तुल्यांक चालकता। तो नंबर 1 पे हम लेके चल रहे हैं तुल्यांक चालकता, या फिर इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा के नीचे EQ लिख करके दर्शाया जाता है, या हिंदी में तुल्यांक लिख के भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी पहली प्रक्रिया। अब इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा विलयन लेते हैं जिसका आयतन मुझे पता है और उसमें डाले गए विद्युत अपघटय विलयन की मात्रा यदि मुझे पता है तो हम उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस विद्युत अपघटय विलयन का आयतन लेता हूं और ये आयतन है V सेंटीमीटर क्यूब, ml कह सकते हैं, VML या V सेंटीमीटर क्यूब। V विलयन के लिए प्रदर्शित किया गया, विलयन के आयतन को दर्शाता है, ठीक है। V सेंटीमीटर क्यूब विलयन, और इस विलयन में हम क्या डाल रहे हैं, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय इसमें मिलाया जाता है। कितना विद्युत अपघटय मिलाते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय मिलाया जाए। अब यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय को 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में डाल करके पूरे विलयन की चालकता यदि ज्ञात की जाए, अब इस पूरे विलयन की चालकता कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे दिए गए विलयन के अंदर या पूरा विलयन 2 चपटे इलेक्ट्रोडों के बीच में रख करके फिर इसकी यदि चालकता ज्ञात की जाए तो वही चालकता तुल्यांक चालकता कहलाती है। तो सिंपल सा है,
V सेंटीमीटर क्यूब वह विलयन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय मिलाया गया है, इस विलयन की जो भी चालकता होगी उसी चालकता को हम तुल्यांक चालकता कहते हैं। तो 1 ग्राम तुल्यांक 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता तुल्यांक चालकता कहलाती है। अब इस तुल्यांक चालकता और K और C सामान्य चालकताएं जो हमने ली थी उसके साथ में संबंध लेते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यदि हम 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन ले रहे हैं और इसमें किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया गया है और ये पूरा विलयन 2 चपटे इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित है और इस विलयन की जो चालकता आएगी उसी चालकता को हम तुल्यांक चालकता कहते हैं। लेकिन यदि इसी प्रक्रिया को चालकता और विशिष्ट चालकता K और C के साथ में जोड़ना हो तो हम प्रक्रिया कैसे लेके चलते हैं, उसके लिए हमें पहले ली गई परिभाषा का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे, पहले लिखा था हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघटय विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घुला है, तो उसकी चालकता को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता। अगर मैं ग्राम तुल्यांक न भी बताऊं तो भी इस विशिष्ट चालकता शब्द काम में आ जाएगा। और अगर इसी में ग्राम तुल्यांक चालकता जोड़ दी जाए तो हम इसको सीधा मोलर चालकता से भी जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए इस प्रक्रिया को हम ऐसे लेते हैं, चूंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन जो दिया गया है, विलयन की चालकता कितनी होती है, विशिष्ट चालकता के बराबर, कप्पा या K के रूप में लिखते हैं, विशिष्ट चालकता के बराबर। अभी परिभाषित हम कर चुके थे पहले। इसके अलावा चूंकि यहां पर हमारे पास दिया गया विलयन का आयतन कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता कितनी हो जाएगी, 1 की है उसका V गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा K इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब से गुणा कर दें, तो ये उस विलयन की विद्युत या उस विलयन की चालकता को प्रदर्शित करेगा जिसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आगे हम बात करें, अगर इस 20 सेंटीमीटर क्यूब में हमने कितना पदार्थ मिला रखा है, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घोल रखा है, या ये विलयन 1 ग्राम तुल्यांक युक्त है, कोई भी विद्युत अपघटय जिसका 1 ग्राम तुल्यांक हमने इसमें मिला रखा है। अब 1 ग्राम तुल्यांक क्या है, मैं अभी प्रक्रिया बताऊंगा। तो 1 ग्राम तुल्यांक यदि इसमें घोल रखा है तो ये K और V का गुणनफल अब हम लैम्डा इक्विवेलेंट या तुल्यांक चालकता के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चालकता और तुल्यांक चालकता के बीच में विलयन के आयतन और सांद्रता युक्त संबंध प्रदर्शित करता है। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय युक्त 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता विशिष्ट ये तुल्यांक चालकता के बराबर है, जो कि विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। और यही संबंध हम आगे प्रयुक्त करते हैं चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध के रूप में। लेकिन शर्त एक छुपी हुई चीज वो ये है, तुल्यांक चालकता यदि लिखा है तो ये चीज मेंशन नहीं होगी। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घुला हुआ है और पूरे विलयन की चालकता ही इस लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर लिखी जाती है। तो हमारे पास में जो संबंध आ जाएगा वो होगा यहाँ पर लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर है, K इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घुला है। ठीक है, अब हम इसका संबंध सांद्रता के साथ भी ले सकते हैं, और ग्राम तुल्यांक के रूप में यदि सांद्रता प्रदर्शित की जाए तो वो नॉर्मलता के रूप में दर्शाई जाती है। तो मैं यहाँ प्रक्रिया ले रहा हूँ नॉर्मलता N, जो कि होती है ग्राम तुल्यांक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में लेता हूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और यदि यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक लिखा गया है तो इस संबंध को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बराबर ग्राम तुल्यांक कितनी है, इकाई है, तो इसको मैं इकाई करके हटा देता हूँ, पीछे बचेगा 1000, डिवाइड कर दीजिए किससे, N से। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घुला हुआ है उसका आयतन 1000 अपॉन N के बराबर होगा। और यही मान अगर मैं यहाँ रख देता हूँ
तो तुल्यांक चालकता बराबर हो जाएगी K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय N, या नॉर्मलता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यही संबंध न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है, जहां पर N यहाँ पर क्या कहलाएगा, दिया गया N नॉर्मलता कहलाता है। और नॉर्मलता वास्तव में क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब विलियन या 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलियन, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घुला है, उसी को हम इकाई नॉर्मल विलियन कहते हैं। और अगर केवल नॉर्मलता परिभाषित की जाए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में उपस्थित या घुले हुए विद्युत अपघटय, या इसकी जगह हम कोई भी पदार्थ ले सकते हैं कि ग्राम तुल्यांक में मात्रा, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में उपस्थित विद्युत अपघटय की ग्राम तुल्यांक में मात्रा ही नॉर्मलता कहलाती है। अगर 1 ग्राम तुल्यांक है तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। इस विलियन में 2 ग्राम तुल्यांक है तो 2 नॉर्मल विलियन हो जाएगा, बाई नॉर्मल कहलाएगा। इसी तरीके से 1/10 ग्राम तुल्यांक है तो हम इसको n/10 सांद्रता का विलियन कहते हैं। और यही नॉर्मलता यहाँ पर अगर प्रदर्शित की जाए तो तुल्यांक और विशिष्ट चालकता के मध्य संबंध प्राप्त हो जाता है। तो हमने 3 चीज़ों के मध्य संबंध लिया है, एक तो सामान्य चालकता, दूसरा हमने आयतन, और तीसरा पदार्थ की मात्रा। इन तीनों के रूप में हम तुल्यांक चालकता को दर्शाते हैं। अब इसका मात्रक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मात्रक हम इस तरीके से दर्शाते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है बराबर होता है K। K का मात्रक अगर हम प्रदर्शित करें तो ये हम ले चुके हैं, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसके अलावा 1000 ऊपर दे रखा है, अर्थात विलियन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे, n की जगह क्या है, ग्राम तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं यहाँ से मात्रक लूँ, 1000 में अलग कर देता हूँ तो ग्राम तुल्यांक और अपॉन सेंटीमीटर क्यूब n का मात्रक होगा। तो n के मात्रक की जगह यहाँ आ जाएगा ग्राम तुल्यांक, और अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, उल्टा कर दिया है, चूंकि n भागफल में है तो ग्राम तुल्यांक नीचे आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको मैं यदि सरल करता हूँ तो साइमन, इसमें से 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ग्राम तुल्यांक अगर मैं ऊपर लेके आता हूँ तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इसका मात्रक हो जाएगा, अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो साइमन और सेंटीमीटर या सेमी को वर्ग के रूप में लिखें, वर्ग सेमी कर देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर और प्रति ग्राम तुल्यांक, यही है आपके ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक चालकता का मात्रक। तो आप अच्छी तरह से याद रखें कि तुल्यांक चालकता आई कहाँ से है, उसका सूत्र क्या है, और उसकी मात्रक हम उसी सूत्र से व्युत्पन्न करते हैं। सूत्र है कि लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन N। K विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और N का मात्रक भागफल में है। तो ग्राम तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर क्यूब हमने 1000 की जगह 20 सेंटीमीटर क्यूब ले रखा है, इसलिए तो सेंटीमीटर क्यूब हम ऊपर लिख दें तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का पावर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, या हिंदी में लिखें साइमन वर्ग सेमी प्रति ग्राम तुल्यांक के रूप में तुल्यांक चालकता प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पार्ट इसी का सेकंड है, यदि विद्युत अपघटय की मात्रा मोल में दी गई है तो हम इसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके लिए हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं जिसको कहा जाता है मोलर चालकता या मोलर कंडक्टेंस, और इसको प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा m के द्वारा। मैं यहाँ स्मॉल लेटर लैम्डा ही लिख रहा हूँ ताकि केवल
आप EQ और M से प्रदर्शित कर सकें, मोलर है या तुल्यांक चालकता है। कैपिटल के रूप में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ। तो यहाँ पर मोलर चालकता वास्तव में क्या है, वही संबंध आपको दोबारा प्रदर्शित करना है कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता होती है विशिष्ट चालकता के बराबर। इसलिए यदि V सेंटीमीटर क्यूब विलयन है तो उसकी चालकता हो जाएगी K इंटू V सेंटीमीटर क्यूब। तो K इंटू हो जाएगा V सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसी V सेंटीमीटर क्यूब के अंदर एक मूल पदार्थ घुला है, डिसॉल्व किया गया है, या विद्युत अपघटय की एक मूल मात्रा इसके अंदर घोली गई है, तो इन दोनों का गुणनफल मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा? मोलर चालकता को प्रदर्शित करेगा। अर्थात हमारे पास में मोलर चालकता का संबंध आ जाएगा विशिष्ट चालकता इंटू V सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें एक मूल विद्युत अपघटय उपस्थित है, उसी के लिए हम मोलर चालकता शब्द का उपयोग करते हैं। पहले वाले में भी यही संबंध आ गया था कि हमने लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू V सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसमें पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक थी, जबकि अभी जो पदार्थ की मात्रा हम लेके चल रहे हैं वो 1 मोल है। अगर यहाँ पर मोल लिखा है तो मोलर चालकता, ग्राम तुल्यांक लिखा है तो ये ग्राम तुल्यांक चालकता को प्रदर्शित करेगा। और इसी प्रोसेस को हम अब मात्रक के रूप में प्रदर्शित करें तो इसका मात्रक इस तरीके से आता है। मात्रक किसका? लैम्डा m या मोलर चालकता का। मोलर चालकता का, मोलर कंडक्टेंस का अगर मैं मात्रक लिखता हूं तो ये आएगा K की जगह साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। V सेंटीमीटर क्यूब के साथ में अगर मैं इसके मोलरता का संबंध लेता हूं तो मैं यहाँ संबंध आपको बता देता हूं। V सेंटीमीटर क्यूब अर्थात मोलरता बराबर होता है एक मूल या पदार्थ के मूलों की संख्या बटा V सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। ये मोलरता का सूत्र है। और यदि यहाँ पर एक मूल पदार्थ दिया गया है तो V सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा किसके बराबर? 1000 डिवाइडेड बाय m के बराबर। तो यहाँ पर V सेंटीमीटर क्यूब की जगह ये संबंध भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको संबंध को भी यहाँ पर लिख दूँ तो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। लैम्डा m बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पर कोई भी मोलरता के रूप में सांद्रता ले सकते हैं और उससे सीधी मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। अब अगर मैं इसका मात्रक लिखूं तो सेम लैम्डा m के मात्रक के रूप में K को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पर जो m है भागफल के रूप में है, जो कि मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो भागफल में है तो यहाँ पर हो जाएगा मोल में, और क्योंकि अगर मैं मान लिखता हूँ तो MOL ही लिखा जाता है, लेकिन यदि मात्रक में लिखूंगा तो यहाँ पर MOL लिखना है। ठीक है, डॉट नहीं लगाना है, स्मॉल लेटर में लिखना है MOL। ये इसके मात्रक के रूप में लिखने का तरीका है। तो मोल डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो ऊपर में लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। मोल इनवर्स ये इसका मात्रक है। और अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो सेम वही हो जाएगा, साइमन वर्ग सेमी प्रति मोल। और यही प्रक्रिया यहाँ पर मोलर चालकता के साथ में आयतन और पदार्थ की मात्रा का संबंध प्रदर्शित करने वाला सूत्र, और उसका मात्रक है साइमन वर्ग सेमी प्रति मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के रूप में इसको लिखा जाता है। तो इसके साथ हम विलयन की सांद्रता, पदार्थ की मात्रा और चालकता के साथ में तुल्यांक चालकता व मोलर चालकता के रूप में संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी का उपयोग हम इस चैप्टर में आगे कोलरॉस नियम के लिए या अन्य प्रक्रियाओं के लिए काम में लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रारंभ कर रहे हैं। इसी का पार्ट है जिसमें हमने
चालकताएं अलग अलग तरह की पड़ी हैं। एक तो हमने लिया था सामान्य चालकता, दूसरी ली थी विशिष्ट चालकता, तीसरी ली थी हमने तुल्यांक चालकता, चौथी हमने ली थी यहाँ पे मोलर चालकता। तो इन चारों चालकताओं में अगर तनुता या सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो इनका मान कैसे प्रभावित होता है। तो हम अब ले रहे हैं चालकता, तुल्यांक चालकता, ये मोलर चालकता, ये विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव लेके चल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इनके साथ में तनुता के प्रभाव को आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सरल तरीका। तनुता सबसे सर्वप्रथम है क्या? सांद्रता का व्युत्क्रम तनुता कहलाता है। तनुता वास्तव में कैसे उत्पन्न की जा सकती है? किसी भी विलयन में, जैसे हम दूध में पानी मिलाकर इसको तनु करते हैं, उसी तरीके से विद्युत अपघट्य विलयन में यदि अतिरिक्त विलायक मिला दिया जाए तो इसकी तनुता में वृद्धि होगी, और अगर विलायक कम कर दिया जाए तो सांद्रता में वृद्धि होगी। इसका मतलब तनुता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तनुता बढ़ाने का मतलब है हम विलायक की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जैसे एक गिलास में हमने नमक डाल रखा है और नमक डाल के घोल रखा है, जल में नमक घोल रखा है। अब अगर यदि विलयन खारा हो गया है तो मैं इसको कम खारा करने के लिए अतिरिक्त जल मिलाऊंगा, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण। तो तनुकरण या तनुता के द्वारा इन चालकताओं में क्या परिवर्तन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिंपल सी बात यहां आती है कि चालकता सामान्यतः किस पर निर्भर करती है? आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। विलयन में जितने आयन ज्यादा होंगे चालकता उतनी ही अधिक हो जाएगी, और आयन कम है तो चालकता अपने आप ही कम हो जाएगी। और इसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं कि यदि तनुता बढ़ाते हैं तो तनुता बढ़ाने पर क्या स्थिति आती है? तनुता बढ़ाने पर विलायक की मात्रा बढ़ती है, आयनों के मध्य अंतःक्रिया घटती है, तो आयन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, गतिशीलता बढ़ेगी, आयनन की मात्रा भी बढ़ेगी और उसके साथ आयनों की मात्रा भी बढ़ेगी। तो तनुता बढ़ाने पर आयनों की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। अतः चालकता क्या होगी? चालकता बढ़ेगी। तो बहुत सरल प्रक्रिया तो ये हो गई, लेकिन चालकता चार तरह की है, उस पर प्रभाव भी हमें देखना। तो पहले तो सिंपल हो गया, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। तनुता बढ़ाने पर अर्थात विद्युत अपघट्य विलयन में विलायक मिलाने पर आयनों की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ती है और आयनों के मध्य की अंतःक्रिया में भी कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में चालकता भी लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। अब चालकता बढ़ती है, लेकिन यहाँ चालकता दे रखी है, विशिष्ट चालकता दे रखी है, तुल्यांक चालकता दे रखी है, ये मोलर चालकता दे रखी है। इन चारों पर क्या प्रभाव हो? तो इन चारों में से सिंपल सा प्रोसेस है चालकता, तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता। ये तीन चालकताएं प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? आयनों की मात्रा पर, केवल आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। और ये तीनों ही तब नापी जाती है जब पूरा विलयन दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित है। ऐसी स्थिति के अंदर विलयन में कुल आयनों की मात्रा जितनी भी होगी, उन कुल आयनों की मात्रा के साथ इनका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए अगर मैं चालकता बढ़ाता हूं या तनुता बढ़ाता हूं तो कुल आयनों की मात्रा बढ़ेगी, और कुल आयनों की मात्रा बढ़ती है, इसका मतलब इन तीनों का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो तनुता के साथ या तनुता बढ़ाने पर इनका मान बढ़ता है। ये खास बात है, पहली प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी। एक हमने चालकता मात्रक यहाँ नहीं लिया है, बाकी तीनों ले रखे हैं। सामान्य चालकता, चालकत्व कह सकते हैं, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता, ये तीनों ही विलयन में कुल आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। अतः तनुता बढ़ाने पर चूंकि विलयन में कुल आयनों की मात्रा बढ़ती है, इसलिए तनुता बढ़ाने पर इन तीनों का मान लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात
हम ये लिख सकते हैं C लैम्डा इक्वलेंट और मोलर चालकता समानुपाती किसके होगा, तनुता के। तो अर्थात तनुता बढ़ाई जाएगी तो तीनों का मान बढ़ेगा। लेकिन विशिष्ट चालकता जो K लिखी गई है इसके मान में कमी होगी, ये खास है। तो जब भी हम तनुता बढ़ाते हैं तो कुल आयनन की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन K वास्तव में क्या है, K है 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की चालकता। ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन ये दिया गया है, यहाँ पर A और B 4 आयन दिए गए हैं। यदि हम इसमें तनुता बढ़ाते हैं तो तनुता बढ़ाने पर आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसको मैं यहाँ इस तरीके से प्रदर्शित करता हूँ, आयनों के मध्य की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, B यहाँ चला गया, A इधर बाहर आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में आयनों की संख्या तनुता बढ़ाने पर क्या हो रही, तनुता बढ़ाने पर आयनों के बीच की दूरी बढ़ी, तो इकाई सेंटीमीटर क्यूब विलियन में आयनों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट चालकता का मान तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात K तनुता के साथ में घटता है। तनुता बढ़ाएंगे तो इकाई सेंटीमीटर क्यूब विलियन में आयनों की संख्या घटती है, इसलिए विशिष्ट चालकता का मान हमेशा तनुता बढ़ाने के साथ घटता है, बढ़ता नहीं, जबकि इन तीनों का मान लगातार बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात आ गई, चालकता, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ में बढ़ती है, जबकि विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने के साथ में घटती है। और चूंकि तनुता सांद्रता का व्युत्क्रम है, इसलिए सांद्रता बढ़ाने पर इन तीनों का मान घटेगा, जबकि सांद्रता बढ़ाने पर K का मान लगातार बढ़ता है। तो इस तरीके से हम विलयन की तनुता और इन चालकताओं के मध्य संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन चारों चालकताओं का मान प्रायोगिक रूप से किसी विलयन के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, वो प्रायोगिक प्रक्रिया लेंगे साथ में, और फिर हम प्रारंभ करेंगे कोलराउस नियम। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सबसे जितना हो सकता है सर्वाधिक आप शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट आने वाले वीडियो हम लगातार आपको अपलोड यहाँ करते रहेंगे, आप तक सूचना पहुँचे इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। आप इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये सूचनाएं पहुंच सके। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के टोटल टॉपिक्स लेंगे। इसके अलावा बीएससी बीएड के अंदर भी हम बीएससी बीएड में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के कंप्लीट टॉपिक पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों के कंप्लीट टॉपिक्स हम लेंगे। इसलिए जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम तक हम अधिकतम 60% कोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जितने जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको और ज़्यादा वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।